हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, दैट इज़ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। ठीक है, ज्योग्राफी की फिज़िकल ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। और हमने चैप्टर 1 जो है छोड़ दिया था। चैप्टर 1 में बोला मैंने कि अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप पढ़ें, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। दैट इज़ माई एडवाइस, दैट इज़ ऑन माई पार्ट। ठीक है, आपका जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करें। हमने चैप्टर 2 से शुरू किया था, दैट इज़ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था। कंसेप्चुअली बहुत चीज़ें थी इसमें जो मैंने आपको समझा के बता दिया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे, तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे क्योंकि मैंने बोला था करने को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एज ऑफ अर्थ। ठीक है, एज ऑफ अर्थ कौन सा यहाँ पे बताता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो 4.6 मिलियन ईयर्स एगो तो है नहीं। ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, हमारा यूनिवर्स बना था। ठीक है, बिग बैंग हुई थी। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। 13.7 ट्रिलियन ईयर्स एगो, ये तो बहुत ही लंबा टाइम है, ये भी नहीं है। तो ऑब्वियसली व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट ड्यूरेशन। लार्जेस्ट ड्यूरेशन कौन सा है यहाँ पे? ईयन, पीरियड, एरा या एपॉक। अब देखिए इसके लिए जो टेबल था वो टेबल मैंने आपको पढ़ने का बोला था, तो इसका आंसर जो ईयन है। ठीक है, तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ईयन, एरा, पीरियड, इपॉक, एज और लाइफ, इसमें डिवाइडेड होता है। ईयन्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटेरोजोइक, आर्कियन और हेडियन, ओरिजिन ऑफ स्टार्स एंड सुपरनोवा, ऐसे करके डिवाइडेड है ये। और एरा हमारे ये सेनोजोइक, मीजोजोइक, पेलोजोइक, प्री कैम्ब्रियन और आज का जो हमारा एरा चल रहा है। पीरियड्स बहुत सारे, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रस्टेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवियन, सुलीरियन और वीडियन, कैम्बियन, ऐसे करके हमें बुक में प्रेजेंट है सारी नॉलेज। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बोला है? नॉट रिलेटेड। और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बनने से नॉट रिलेटेड, कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो देखिए सोलर विंड्स तो हैं, क्योंकि जब सोलर विंड्स चली थी तब क्या हुआ था, जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो रिमूव हुए थे। डी गैसिंग, जब सोलर विंड चली थी हाइड्रोजन और हमारा जो हीलियम है वो उड़ गई थी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, तो डी गैसिंग हो गई थी। फोटोसिंथेसिस तो रिलेटेड ही है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा है हमारा? यहाँ पे द ऑड वन आउट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स मैंने आपको समझाया था बाय मेकिंग दिस मैप, सॉरी, द आउट डायग्राम, आउटफ्लो ऑफ आउट चार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो मैंने आपको ये देखिए मार्क भी किया हुआ यहाँ पे, इनर प्लैनेट्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इनर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स 4 हैं हमारे, कौन कौन से? हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, तो इनर प्लैनेट्स कौन से? प्लैनेट्स बिटवीन सन एंड अर्थ, प्लैनेट्स बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट इन गैसियस स्टेट्स और प्लैनेट विदाउट सैटेलाइट। अब देखिए सन और अर्थ तो नहीं होगा क्योंकि मार्स भी है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। प्लैनेट बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, चलो ये देखिए ये बता देता हूँ। प्लैनेट इन गैसियस स्टेट्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि जो गैसियस स्टेट्स के वो सारे आउटर प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स विदाउट सैटेलाइट, हमारा मून है, हमारे मून में भी नेचुरल सैटेलाइट है, तो हमारा सॉरी अर्थ है, अर्थ में भी नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है, तो वो भी इनर प्लैनेट्स में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? प्लैनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, क्योंकि ये जो होता है हमारा इनर प्लैनेट जो है, इसके साइड साइड पे क्या है? यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसमें बहुत सारे क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स हैं। इसमें क्या है? बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं।
लाइफ ऑन अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मैनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट? हाउ मैनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट? ये देखिए, इसका आंसर 3.8 बिलियन ईयर्स होगा। और इसका भी मैंने आपको एक चार्ट बना के समझा दिया था। देखिए 4.6 बिलियन ईयर्स को क्या हुआ था, अर्थ बनी थी, और अर्थ के ही बनने के थोड़ी देर के बाद क्या हुआ था, हमारा यहाँ पे लाइफ आनी शुरू हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फेयर, और ऐसे करके लाइफ कब आनी शुरू हुई थी। ठीक है, ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर, ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई थी, 3.8 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, लाइफ बननी शुरू हुई थी 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, सॉरी, हाँ मिलियन, ये यहाँ पे क्या दिया है, 3800 बिलियन ईयर्स एगो, 3800 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हमारे क्वेश्चंस है जो हमें मेंस राइटिंग में, प्रिपरेशन में जो हमें हेल्प करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चंस हमने क्या करने हैं, लिखने हैं। अब ये आपका होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना है आपको, लिखने बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम पढ़ेंगे द चैप्टर 3, दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा के हर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ऑब्वियसली इट जस्ट टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 1 चैप्टर, मतलब कि जितने भी यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं वी कैन कंप्लीट देम इन कितनी देर में, मैं बताता हूँ आपको, इन सो मच लिटल टाइम। ठीक है, कितने चैप्टर दिए, फर्स्ट हमने छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 16 चैप्टर्स हैं, मतलब 15 पढ़ने हैं हमने, जो 15 पढ़ने हैं, 15 आवर्स में हम पूरी ज्योग्राफी 11th क्लास की ख़त्म कर सकते हैं। नॉट इवन 15 आवर्स, 15 आवर्स से भी बहुत कम लगेगा हमें। इट्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट अर्थ? ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, जो यहाँ पे मेन चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, जिससे हम यहाँ पे आएंगे, द कन्फिग्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज लार्जली प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बोले जो सरफेस पे जो हो रहा है वो किसका प्रोडक्ट है, जो इंटीरियर में हुआ है। एब्सोल्युटली राइट। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। एक्सोजेनिक मतलब बाहर के प्रोसेस, और एंडोजेनिक मतलब अंदर के प्रोसेस, उन्हीं की वजह से हमारा लैंडस्केप जो है बन रहा है, उसी की वजह से हमारा अर्थ बन रहा है। A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effects of endogenic process are ignored. ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेस इग्नोर करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। To understand why the earth shakes or how to understand why the earth shakes, absolutely right, or how a tsunami wave is generated, it is necessary that we know the details of the interior of the earth. बिल्कुल सही। In the previous chapter, you noted the earth-forming materials have been distributed in the form of layers from crust to the core. Crust to the core. अब ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है अर्थ हमारी, ठीक है, अर्थ के मेनली कितने होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला होता है ये होता है क्रस्ट, जो बीच वाला होता है ये होता है मेंटल, और जो सबसे अंदर वाला होता है वो होता है कोर। ठीक है, कोर। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अब इंटीरियर की क्या इंफॉर्मेशन है, अर्थ रेडियस कितना है, 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर है रेडियस। तो डायामीटर कितना होगा, अगर रेडियस है 6370 तो डायामीटर कितना होगा, 6370 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि हमारा 04712, 12740 किलोमीटर, ये हमारा डायमीटर ऑफ द
अर्थ है. दिस इज द डायमीटर ऑफ अर्थ. इट इज इंटरेस्टिंग how scientists have gathered information about these layers. सॉरी, ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमें पता होना चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज जो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज. The most easily available solid material earth surface is rocks we get from mining areas. ठीक है, gold mines in South Africa are as deep as 3 से लेकर 4 किलोमीटर. Going beyond this depth is not possible. It is very hot in this depth. Hot क्यों है? क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. तो जो रॉक्स वगैरह भी हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो रॉक्स वगैरह भी हैं वो भी क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे. डेंसिटी ज़्यादा यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा. हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. फिर काइंडली गो टू इट एंड स्टडी इट. कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे. डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन द आर्कटिक ओशन हैज़ सो फार रीच द डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर्स. ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन. As we know, when molten material magma is thrown onto surface during volcanic eruptions, it becomes available for laboratory analysis. However, difficult to ascertain depth of the sources of such magma. Indirect sources. Analysis of property of material indirectly provides information about the interior. We know through the mining activities what temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depths. Moreover, it is also known that density of the material also increases with depth. ये तो मैंने आपको बताया कि डेप्थ के साथ साथ क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. Possible to find the rate of change of these characteristics. यहाँ पे वही बेसिक नॉलेज दी है कि डेंसिटी इंक्रीज़ होगी डेप्थ के साथ साथ. डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से मोल्टन चीज़ें पाई जाएंगी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो जो कोर है हमारा, कोर में क्या है हमारे पास, मोल्टन मटेरियल है, पिघला हुआ पदार्थ है. मतलब हमारी जो कोर है वो क्या है, थोड़ी बहुत नहीं, एक मोल्टन स्टेट में है. किस में है, मोल्टन स्टेट में है, पिघली हुई स्टेट में है. Another source of information are meteors that at time reach the earth. ठीक है, मीटियोर क्या होता है, एक बाहरी पदार्थ होता है, एक बाहरी पत्थर होता है, एटमॉस्फेरिक यानी इंटरस्टेलर यानी कि बाहरी दुनिया का, जो क्या कर रहा होता है, अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में चलता जा रहा होता है, चलता आ रहा होता है, और वो भी कभी कभी आके उसके रास्ते पे अगर अर्थ आ जाती तो वो अर्थ पे ही गिर जाता. जो छोटे पत्थर होते हैं, उनको हम मीटियोर्स बोलते हैं. जो बड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं. मीटियोर्स छोटे होते हैं तो बड़े क्या होते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. लेट्स सी हाउ मच नॉलेज यू डिग. ठीक है, जो मीटियोर्स का एनालिसिस किया, ठीक है, वो भी क्या किया, उनका मटेरियल और स्ट्रक्चर भी क्या था, मीटियोर्स से सिमिलर था. मतलब कि हमारे अर्थ के अंदर जो है और मीटियोर का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कहीं ना कहीं सेम होता है. ठीक है, तो ये बताता है हमारा अर्थ भी क्या है, बाहर का ही, मतलब बाहर की चीज़ें और अर्थ की चीज़ें क्या है, सेम. ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हो गए. ठीक है, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड. द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सेस्मिक एक्टिविटी. सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक वगैरह की एक्टिविटी. ग्रेविटेशनल फोर्सेज G इज़ नॉट द सेम एज द डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस. ठीक है, ये हमने अपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशनल का अलग से चैप्टर पढ़ा था. तो
जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हमें पता था कि जैसे जैसे क्या होता है, हाइट इंक्रीज होती जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ठीक है, जी इज इक्वल टू Gm/r², वो क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती रहती है, कम होती रहती है। और जैसे जैसे हाइट क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज होते रहेगी, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर, ठीक है। अब ये हमारा अर्थ है, एट पोल्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, कम होगी, ठीक है, सॉरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एट द इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी हमारी, कम होगी। वो क्यों, क्योंकि बिकॉज इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोल्स। द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू मास ऑफ मटेरियल। अब ये ग्रेविटी का है, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ विस्तार में। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु हैवंट स्टडीड साइंस, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का बीच में जो रेखा हमारे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दैट इज़ द इक्वेटर। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ की क्या है, साउथ पोल। अब देखिए, मान लीजिए हम अर्थ को, ये अर्थ हमें नॉर्मली दिख रही है, ये हमने क्या किया, अर्थ को काट दिया बीच में से, मतलब ऐसे काटा, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, सीजर से कट कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे सामने से देख रहे हैं, मतलब ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से कैसे दिखेगी, ये अर्थ हमारी, ठीक है, ये अलग अलग लेयर्स, जिन 3 लेयर्स की हम बात करें, सॉरी उल्टा बना थोड़ा, कोई चक्कर नहीं। और ये हमारा अर्थ का क्या है, जिसको हमने क्या बोला, कोर, ठीक है, ये सेंटर है अर्थ का। तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कहाँ पे होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होगी, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब जो पोल है, ठीक है, जो पोल है वो क्या है, बिल्कुल इसके पास है, मतलब सेंटर की लाइन पे। देखिए ये सेंटर है, ये देखिए, अब हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, जो पोल है, पोल्स है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है हमारा और ये साउथ पोल है हमारा, ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दे लाई ऑन द सेंटर, ठीक है। तो जो जो जगहें सेंटर पे हैं वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, मोर होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ज़्यादा कहाँ से होगी, एज कंपेरिजन टू द पॉइंट्स दैट आर लोकेटेड एट द इक्वेटर, यानी कि ये इक्वेटर है हमारा, ये देखिए सेंटर से कितना दूर है, रेडियस अर्थ का हमने अभी पता किया था कितना, 6400 किलोमीटर ऊपर पड़ा था, ठीक है। और जो पोल है वो सेंटर से कितना दूर है, 0 किलोमीटर। तो तभी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या ज़्यादा है, और ये 6400 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, लेस है। किसके कंपैरिजन में, पोल्स के कंपैरिजन में। अब देखिए, हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा यहाँ कम नहीं है, बहुत एक छोटे मार्जिन से ज़्यादा यहाँ कम है। क्योंकि
हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, इतनी कम नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ कम होगी, अगर यहाँ पे कुछ होगी तो उससे कुछ छोटे से मार्जिन से यहाँ पे कम होगी। इसीलिए जब हम रॉकेट भी लॉन्च करते हैं, जब हम क्या करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करना भी हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। कभी हम नहीं बोलेंगे कि पोल्स से हमने रॉकेट लॉन्च करना है, क्योंकि पोल्स में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है यानी गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, यानी कि जो पोल्स हैं वो क्या करेंगे, रॉकेट को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। आकर्षण ज़्यादा है तो वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेटर पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक है, तो वो रॉकेट को आसानी से छोड़ देंगे। इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग है, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग का प्रिंसिपल भी क्या है कि जो भी रॉकेट हम लॉन्च करेंगे मोस्ट ईजिली वो कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द इक्वेटर लाइन से करेंगे। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द इक्वेटर लाइन से ही करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ फॉर दोज और नॉट साइंस स्टूडेंट्स। जी इज इक्वल टू, ठीक है, जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला g होता है, दिस g इज ग्रेविटी वाला g, ये ग्रेविटी वाला g। और ये जो g है, दिस g इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बड़ा g, बड़े g यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, छोटा g यानी कि acceleration due to gravity. Understood? The uneven distribution of mass material within the earth influences this value. ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, ग्रेविटी एनॉमली होती है, यानी कि ग्रेविटी एबनॉर्मेलिटी होती है ड्यू टू दिस, जिस आकार का अर्थ है, ठीक है, उसकी वजह से ग्रेविटी क्या होती है, एनॉमली होती है। ये फॉर्मूला याद रखने की चीज़ नहीं है, ये कुछ भी यहाँ पे याद रखने की चीज़ नहीं, एक्सेप्ट कि कहीं पे या पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर। और क्यों होता है, बस ये चीज़ समझने की, याद रखने की नहीं है, याद रखने की है प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग याद करने का है कि प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग किस चीज़ पे बेस्ड है, द ग्रेविटी एनॉमली। किस पे बेस्ड है, ग्रेविटी एनॉमली एट पोल्स एंड इक्वेटर। तो यही इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी मैग्नेटिक सर्वेज भी होती हैं बहुत, मैग्नेटिक सर्वेज भी होती हैं बहुत, जिससे हमारा अर्थ के मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन जो है और सेस्मिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो पता चलती हैं बाय द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थक्वेक यानी कि भूचाल जो बोलते हैं हम, कि भूकंप, भूचाल हो गया। ठीक है, भूकंप का मतलब धरती कांप उठी, लेकिन असल में धरती नहीं कांपती, कांपते हम हैं। ठीक है, अब भूचाल क्यों आता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सेस्मिक एक्टिविटी माने तो जब भूकंप आता है तो एक ग्राफ होता है जिसको हम सेस्मिमोग्राफ या सेस्मिमोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हम सेस्मिक एक्टिविटीज़ कहते हैं।
तो सेस्मिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, सेस्मिक वेव प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो सेस्मिक वेव क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। व्हाई डज द अर्थ शेक? द release of energy occurs along a fault. A fault is a sharp break in the crustal rocks. अब किसी जगह पे भूचाल आ रहा है या भूकंप आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जगह होती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भूचाल आ रहे हैं, भूकंप आ रहा है, तो जहाँ से वो भूचाल की एक्टिविटी शुरू हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। एपिसेंटर यानी कि वहाँ से वो भूचाल जो है प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और यहाँ से भूचाल की जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो हर एक दिशा में जाती है, हर एक दिशा की तरफ जाती है, हर एक दिशा की तरफ जाती है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, जब हम मैप पे देखते हैं, मैप में किस वेव्स में देखते हैं, सेस्मिक वेव्स के वे में देखते हैं इसको। As the overlaying rock strata presses them, the friction locks them together. अब क्या होता है, अर्थ पे प्लेट्स होती है, प्लेट्स यानी कि खाना खाने वाली प्लेट नहीं, प्लेट्स यानी कि मोटे मोटे पत्थर की सतहें, ठीक है, जो क्या होती हैं, एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। अब ये जो प्लेट्स होती हैं आपस में चिपकी हुई होती हैं, किसी कारणवश क्या होती है, ये प्लेटें जो हैं चलने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं। अब चलने में क्या, ये जो बीच का जो एरिया है जहाँ पे दोनों प्लेटें मिली हुई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइन बोलते हैं, फॉल्ट लाइन बोलते हैं। तो अब ये यहाँ पे ये प्लेट्स जो है एक ही डायरेक्शन में जा सकती हैं, दोनों उस साइड हिल गई, भूचाल तब भी आएगा। या फिर ये प्लेट्स क्या कर गई, अलग डायरेक्शन में चल गई, भूचाल तब भी आएगा। या तो कभी कभी ऐसा होता है, ये दोनों जो हैं प्लेट से क्या एक दूसरे की तरफ बढ़ गई, और जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तब क्या होगा, ये कोई तबाही नहीं होगी, टूट फूट नहीं होगी, फॉल्ट ये प्लेट्स में क्या होगा, बस ये दोनों क्या होगा, आपस में उठ जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। तो जब दोनों प्लेट्स आपस में ऊपर उठ गई तो ऊपर उठ के इनने क्या बना लिया, एक माउंटेन बना लिया। क्या बना लिया, माउंटेन या हिल बना ली। तो यही एक प्रोसेस है, ठीक है, इसमें प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा हिमालय बना है, जिसकी वजह से हिमालय बना है। As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. ठीक है, या तो एक दूसरे के पास्ट स्लाइड होंगी अलग डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, या तो टकरा जाएंगी आपस में, या फिर क्या होगा, दूर हो जाएंगी तो वहाँ पे गहरी खाई बन जाएगी। दिस कॉजेज रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, बता दिया मैंने। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थ, ऑल्टरनेटिवली इट इज़ कॉल्ड अ हाइपोसेंटर। ठीक है, जिस जगह पे ऐसा होता है उसको फोकस कहते हैं, ठीक है, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, यानी कि सतह पे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें होगी बिलो द अर्थ, और सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। मतलब कि ये हमारा सरफेस है, सरफेस के नीचे, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, फोकस। और ये एनर्जी हर डायरेक्शन में रिलीज़ हो रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में भी रिलीज़ होगी, तो ये जो ऊपर की जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर बोलेंगे। अर्थक्वेक वेव्स,
ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो क्या है, अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताई हुई है, पिछले चैप्टर में देख लीजिए। और अगर आपको लिथोस्फीयर भी नहीं पता है अभी तक तो आपको बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इट इज़ सफिशिएंट टू नोट हियर दैट द लिथोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ, ये प्लेन इंग्लिश है, प्लेन इंग्लिश समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी रही है कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझिए, अपनी इंग्लिश पे काम कीजिए, अपनी अंग्रेज़ी पे काम कीजिए, आपको समझ आ जाएगी। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि यार मुझे इंग्लिश नहीं समझ आ रही, जिसकी वजह से मुझे ये सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, वो नहीं आ रहा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईजी ईजी, अपना टाइम लीजिए, अपने मज़े से सब कंप्लीट कीजिए। कर्व ऑफ अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स द सेस्मोग्राफ, सॉरी ये जो दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ये देखिए अर्थक्वेक्स, देखिए पहले एकदम आराम से था सब कुछ, अचानक से क्या वो भूचाल आ गया। भूचाल जो सबसे पहले हिलता है, ठीक है, सबसे पहले हिला, ठीक है, और जो दूसरी बारी में हिला, सबसे पहले वाली को पी वेव बोलते हैं, दूसरे वाली को एस वेव बोलते हैं, ठीक है। तो जो पी वेव और एस वेव के बीच का जो टाइम होता है वो अराइवल टाइम्स होते हैं। मान लीजिए सुबह 6 बजे अर्थक्वेक आया कहीं पे, ठीक है, अफ़गानिस्तान में आया रिसेंटली, ठीक है, तो वहाँ पे पहले पी वेव एस वेव बनी होगी कितने बजे, 6 बजे से लेके मतलब 6:01 के बीच में, तो उन्होंने अराइवल टाइम पता कर लिया पी वेव एस वेव बनने से। फिर उसके बाद कितनी ज़ोर से आया है अर्थक्वेक, वो उन्होंने पता कर लिया यहाँ से, एम्पलीट्यूड से, और उसके बाद ये सरफेस वेव्स आई, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, मतलब ये बॉडी ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो फोकस में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुआ फोकस में, ठीक है, और वो पूरे अर्थ की सतह में नहीं, मतलब सिर्फ सतह में नहीं, पूरे अर्थ में वो एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो ये जो वेव्स होती हैं ये बॉडी में मूव कर रही हैं, इसलिए ये कौन सी वेव्स बनाएंगी, बॉडी वेव्स। और उसके बाद सतह में भी जा रही है, और ये सतह से अब सतह में हर डायरेक्शन में जाएंगी, सतह की इस डायरेक्शन में भी जाएगी, सतह की इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, इसमें भी, इसमें, मतलब इस सतह का जो, ठीक है। तो वो जो सतह पे चलती हैं वेव्स उनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं, हेंस द नेम बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक, अब बॉडी वेव्स ऊपर की तरफ आई और वो सरफेस रॉक से इंटरेक्ट किया उनने और जनरेट किया एक और डिफरेंट सेट, दैट इज़ द सरफेस वेव्स, ठीक है। ये सरफेस वेव्स यहाँ पे दिखाई हुई है। वेलोसिटी ऑफ द वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है। तो अब वो पत्थर से भी टकराएगा, वो वेव पत्थर से भी टकराएगी, पानी से भी, क्योंकि सरफेस पे क्या है क्या नहीं है हमें नहीं मालूम, सरफेस पे पानी भी हो सकता है, मतलब हमें तो मालूम है, लेकिन जो एनर्जी है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, जो आएगा वो टकराते जाएगी, पानी से भी टकराएगी, ठीक है, फिर उसके बाद पत्थरों से भी टकराएगी, रेत से भी टकराएगी, बहुत सारी चीज़ों से टकराएगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो वेव्स हैं, वेव्स की वेलोसिटी होती है, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मेरा कहने का मतलब क्या है, डेंसिटी यानी कि कितनी गाढ़ी चीज़ है। अब देखिए पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा होती है किससे, पानी से, ऑब्वियसली पत्थर ज़्यादा गाढ़ा होता है पानी से,
तो अगर वेव किससे टकराएगी, पत्थर से, पत्थर के थ्रू पास हो रही है वेव, तो वो ज़्यादा स्पीड में पास होगी, ज़्यादा वेलोसिटी में पास होगी। और अगर वही पानी से टकरा रही है वेव, तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। ठीक है, द डेंस द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़। तो इन चीज़ों से टकराने में, मटेरियल से टकराने में उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। बॉडी वेव दो टाइप की होती हैं, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव फास्टर मूव करती हैं और फर्स्ट टू अराइव होती हैं एट द सरफेस। ठीक है, और पी का मतलब प्राइमरी वेव। द पी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव, दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। एस वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। The important fact about S wave is that they can travel only through solid material. S wave सिर्फ solid material के थ्रू ही मूव होता है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझने की और थोड़ी सी याद रखने की। This characteristic of S waves is quite important. It has helped scientists to understand the structure of the interior of the Earth. Reflection causes the wave to rebound, where refraction makes waves more in different directions. रिफ्लेक्शन अलग चीज़ें हैं, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सेस्मोग्राफ। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। सरफेस वेव डिस्ट्रक्टिव होती हैं ऑब्वियसली, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। प्रोपगेशन मतलब बढ़ोतरी, मतलब कि जो प्रोपगेशन हो रही है एक जगह। अब देखिए अर्थक्वेक वेव्स यहाँ पे हैं इस सरफेस पे, और ये सेम सरफेस है, तो मतलब अगर अर्थक्वेक वेव्स यहाँ से यहाँ जाएगी तो मतलब इस जगह से इस जगह प्रोपगेट होंगी। अर्थक्वेक प्रोपगेशन का मतलब फैलना। डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर्स एज द मूवर प्रोपगेट, दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक ऑब्वियसली थ्रू विच दे पास। P wave vibrate parallel to the direction of the wave। अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, लेकिन इतना नहीं समझेंगे हम। This exerts pressure on the material in the direction of the propagation. As a result, it creates density differences in the material, leading to stretching and squeezing of the material। देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं तो हमारा जो प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा जो है इतना मायने नहीं रखता है, इतना नहीं पूछा जाता है कि बताइए अब ये सब समझाइए हमको, या ये बताइए सारा कैसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता पूछ लें। लेकिन आपने इतना नहीं बोलना कि अरे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो ज्योग्राफी बहुत मुश्किल है, ये है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपको मास्टरी नहीं करनी है इन ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा समझना है, ये अंग्रेज़ी समझनी है, और उसके बाद क्या करना है, अपना इसको बेसिक मान के आगे भी आप पढ़ेंगे। और अब जब आप इस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगी। आई बेट आपको अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अदर 3 वेव्स, ठीक है, कौन कौन सी? एस वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, हेंस दे क्रिएट ट्रोज एंड क्रेस्ट्स in the material through which they pass. Surface waves are considered to be most damaging waves. सरफेस वेव हमने पीछे पढ़ा कि मोस्ट डैमेजिंग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें क्या याद रखनी है, पी वेव एस वेव क्या है, बॉडी वेव है। पी वेव पहले आती है, एस वेव बाद में आती है। सरफेस वेव क्या है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझनी है, क्या समझनी है, पी वेव एस वेव क्या है, बॉडी वेव है। सरफेस वेव जो हैं वो क्या है, सरफेस पे आती हैं।
पी वेव एस पे बॉडी वेव है, सरफेस वेव क्या है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये सबसे बड़ा टेक अवे है इस जगह से। एमरजेंस ऑफ शेडो जोन, earthquake waves get recorded in seismographs located at far off locations. However, there exist some specific areas where these waves are not reported. Such a zone is called as shadow zone. अब अर्थक्वेक की जगह पे क्या होगा, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे अर्थक्वेक रिकॉर्ड ही नहीं होगा, उस जगह को क्या कहते हैं, शेडो जोन कहते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट शेडो जोन। हर अर्थक्वेक का एक शेडो जोन होता है, ठीक है। 3.2 ए एंड बी, 3.2 यहाँ पे है, ठीक है, बताएंगे इसको। शो द शेडो जोन्स ऑफ पी एंड एस वेव्स, ऑब्जर्व द सेस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट डिस्टेंट विद 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स। सेस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स बट नॉट दैट ऑफ एस वेव। अब देखिए एस वेव रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी कि एस वेव का क्या है, वहाँ पे शेडो जोन है। एस वेव के शेडो जोन क्या होती है, एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते वेव। शेडो जोन फॉर बोथ द टाइप्स, ठीक है। अब जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपी सेंटर आइडेंटिफाई एज द शेडो जोन फॉर बोथ टाइप्स ऑफ वेव्स। The entire zone beyond 105 degree does not receive S wave. The shadow zone of S wave is much larger than that of the P wave. Shadow zone of P wave appears as a band around the earth between 105 and 145 degrees away from the epicenter. Shadow zone of S wave is not only larger, S wave का shadow zone larger होता है, but also over 40% of earth surface, ठीक है। Types of earthquake पढ़ेंगे हम। The most common ones are the tectonic earthquakes. Tectonic मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स, जो सतह की प्लेट्स जो होंगी वो क्या होंगी, आपस में एक्टिविटी करेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्थक्वेक हुआ। Due to sliding of rocks along a fault plane. A special class of tectonic earthquake is sometimes get recognized as volcanic earthquake. These are confined to areas of active volcanoes. मतलब वॉल्केनो तो आपको पता ही होगा, एक पहाड़ होता है। ये पहाड़ पानी के अंदर भी हो सकता है, पानी के बाहर भी हो सकता है, पहाड़ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पानी के अंदर अर्थक्वेक बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे वॉल्केनो आते हैं। इस पहाड़ से क्या होगा, एक छोटी सी प्रेशर लाइन जो है वो बहुत नीचे 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 कहाँ पे है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे हमारे पास मोल्टन मटेरियल, मोल्टन लावा प्रस्तुत है, ठीक है। अब कभी कभी यहाँ पे इतना प्रेशर हो जाता है कि ये प्रेशर रिलीज़ करने के लिए लावा क्या होता है, ऐसे ऊपर के लिए आता है और फट जाता है एकदम, ये ठीक है। तो लावा फट गया, तो लावा फट गया मतलब यानी कि हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि वॉल्केनो फट गया, ठीक है। तो कभी कभी वॉल्केनो फटने से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। पी वेव शेडो जोन देखिए किस डिग्री के बीच में आता है, 103 से लेके 142 डिग्रीज़ के बीच में आता है। 103 से लेके 142 डिग्रीज़ के बीच में आता है। और हमारा जो एस वेव शेडो जोन है वो 103, क्योंकि हमने अर्थ को क्या किया, यहाँ पे दो हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ पे 180 डिग्रीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 180 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 180। तो जो एस वेव का शेडो जोन है 103 से लेके 180 तक भी नहीं और 103 से लेके 180 तक भी नहीं, ठीक है। ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए पी वेव रिसीव तो होती है कहाँ पे, अब हम इन दोनों को ओवरलैप करेंगे अगर, तो
इन दोनों को ओवरलैप करेंगे हम। ये ओवरलैप कर लिया हमने। तो अगर पी वेव रिकॉर्ड हो रही है तो पी वेव यहाँ पे भी मिलेगी, पी वेव यहाँ पे भी मिलेगी, ये पी वेव यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, हमारी पी वेव आ रही है, लेकिन ये जो एरिया है, ये ग्रीन वाला एरिया, यहाँ पे एस वेव भी नहीं आ रही है, एस वेव भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला नीले वाला एरिया है, यहाँ पे तो ना पी वेव रिकॉर्ड हो रही है और ना ही एस वेव रिकॉर्ड हो रही है। तो जहाँ पे पी वेव एस वेव दोनों रिकॉर्ड नहीं हो रही है, वो दोनों जगहें क्या है, हमारी शेडो जोन है। क्या है, हमारी शेडो जोन। ठीक है, हमने दो जगह अर्थक्वेक पढ़ लिए, कौन से, टेक्टोनिक अर्थक्वेक और वॉल्केनो वाले अर्थक्वेक। अब कहीं पे माइनिंग हो रही है, माइनिंग की वजह से क्या होगा, कभी जो ब्लास्ट की वजह से वो माइन ही गिर गई, पूरी माइन गिर जाएगी पूरी, तो बहुत ज़ोर से धमाका होगा, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। उसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, अब कभी एक्सप्लोजन की वजह से भी, ठीक है, धरती हिल जाती है, जिसको हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी कहीं पे बड़ा रिजर्वायर, डैम फटना या ऐसी चीज़ें होना, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है, जिसको हम रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। अब हम मेजर कर रहे हैं अर्थक्वेक कितना, जैसे बोलते हैं 6 गति का, 6 का अर्थक्वेक आया। जैसे हमने रिसेंटली देखा वहाँ पे अपने बांग्लादेश, सॉरी, ये अपने अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया। ठीक है, बहुत ही बुरा अर्थक्वेक आया। भगवान उनकी मदद करे, हर इंसान की मदद करे। तो वहाँ पे भी अर्थक्वेक आया। अब हम उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, मेजर कैसे कर रहे हैं, एक स्केल होता है हमारे पास। ठीक है, अब स्केल वो 15 सेंटीमीटर वाला है, 30 सेंटीमीटर वाला स्केल नहीं। ठीक है, स्केल क्या होता है, वो एक कागज़ ऐसे पड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक रोल में पड़ा हुआ होता है, टॉयलेट पेपर जैसा रोल होता है ना, उसमें पड़ा हुआ होता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लटक रहा होता है और इसके साथ क्या होता है, पेन अटैच्ड होता है, पेन या फिर कोई ऐसी भी चीज़ अटैच्ड होती है। तो ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, इससे कागज़ निकल रहा होता है। तो ये ऐसे 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 करके, क्योंकि अभी पेन हिल नहीं रहा है, ये बिल्कुल अटैच नहीं है, ये लटका हुआ है, धागे से लटका हुआ है ऐसे करके। तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया। तो ये पेन जो है हिलेगा, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में हिलेगा। तो ये सबसे पहले रिकॉर्ड हुई हमारी, ये देखिए, ये रिकॉर्ड हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ, ये देखिए, ये रिकॉर्ड हुआ। तो हमें पता है कि जो पहले दो हैं वो क्या है, पी वेव और एस वेव, क्योंकि ये पहले रिकॉर्ड होके इस साइड के लिए जा रहा है ना। तो ये पी वेव पहले रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर एस वेव रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर ये जो, ये देखिए बड़ा बड़ा रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या है, ये हमारा, क्योंकि पी वेव और एस वेव क्या है, हमारी बॉडी वेव। और ये जो है बड़ा बड़ा रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, हमारा अपना सरफेस वेव। ये हमारा सरफेस वेव है। सरफेस वेव क्या होता है, मोर डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है, ये किस पे होती है, रिचर स्केल पे होती है। किस पे होती है, रिचर स्केल। तो ये भैया थे हमारे रिचर भैया। ठीक है, ये हमारे रिचर भैया एक स्केल बना के चले गए, जिसका क्या नाम था, रिचर स्केल। अब अर्थक्वेक क्यों होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, सीधी सी बात है। सतह में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज़ होगी, तो रिलीज़ कहाँ पे होगी, फटेगी, फटेगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। अब क्या है, नंबर में रिकॉर्ड होती है, नंबर कहाँ से, 0 से लेके 10 तक। द इंटेंसिटी स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर मरकाली, ये इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट है, मर्सेली। ठीक है, इंटेंसिटी स्केल टेक्स इन अकाउंट द विजिबल डैमेज।
अब इंटेंसिटी स्केल है, ठीक है, इंटेंसिटी स्केल ये है, ठीक है, जो आया अर्थक्वेक। इंटेंसिटी स्केल यानी कि कितनी तबाही हुई। अगर तबाही कम हुई तो वो 1 और 2 में इंटेंसिटी स्केल में आएगा, और अगर तबाही बहुत ज़्यादा हुई है तो वो 7, 8, 9 ऐसे करके, ठीक है, रिचर स्केल का अलग होगा और इंटेंसिटी स्केल का अलग होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी स्केल क्या है, अलग है। रिचर स्केल कहाँ तक है, सिर्फ 10 तक है, और जिस दिन 10 का आ गया समझो दुनिया का तहस नहस। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज़ ए नेचुरल हैज़ार्ड, हमें पता है यार। इमीडिएट हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इमीडिएट मतलब उसी समय पे क्या क्या होता है, धरती हिलेगी। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, मतलब ग्राउंड जो है अलग अलग हो जाएगा। लैंड एंड मड स्लाइड, अगर पहाड़ पे अर्थक्वेक आ गया, पहाड़ ही धंस गया, चले गया। सॉइल लिक्विफेक्शन, मतलब कि सॉइल में पानी आ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, वापस से धंस जाएगी। ग्राउंड लर्चिंग, मतलब ग्राउंड आपस में टूट फूट जाएगा। एवलॉन्च, यानी कि अगर किसी बर्फीले पहाड़ पे अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, बर्फ़ जो है सारी गिर जाएगी। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो जाएगा ग्राउंड। फ्लड, फायर, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट और सुनामी। सुनामी कब होगा, जब पानी में बहुत तेज़ अर्थक्वेक आ गया और क्या हो गया, पानी जो पूरा बहुत तेज़ी से उछल गया और वेव बनेगी, वेव से आए सुनामी आएगी। द फर्स्ट 6 लिस्टेड, यानी कि ये हैव सम बियरिंग अपॉन लैंडफॉर्म, मतलब धरती पे। वाइल अदर हैव कंसीडर्ड द इफेक्ट कॉजिंग इमीडिएट कंसर्न टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल। ये तो सिर्फ लैंड की तबाही करेगी, और ये जो बाकी हैं ये इंसानियत और बाकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि जानवरों की ज़िंदगी, इन सब पे, पेड़ों की ज़िंदगी, इन सब पे क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय ट्रेमर्स एंड नॉट अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। धरती हिली, सुनामी आ गई, वेव बन गई, ठीक है। दो द एक्चुअल क्वेक एक्टिविटी लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड, इट्स इफेक्ट आर डेवास्टेटिंग, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेक इज मोर देन 5 रिचर स्केल। यानी कि समुंदर में अगर 5 रिचर स्केल का अर्थक्वेक आ गया तो यानी कि सुनामी होगी पूरे तरीके की, ठीक है। देखिए बहुत सारी मरीना बीच पे, फिर उसके बाद कोलंबिया यानी कि श्रीलंका में, थाईलैंड में, और उसके बाद इंडोनेशिया में जब सुनामी आई थी तो देखिए कितनी बड़ी तबाही हुई थी। भगवान बचाए सबको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक नेचुरल हैज़ार्ड है। इफ़ अ ट्रेमर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस इट कैन कॉज हैवी डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर ज़्यादा हो गया तो लाइफ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी, ठीक है। अगर पानी में अर्थक्वेक आ गया, जैसे ट्रेमर कोई आ गया, तो मछली वछली सारों का क्या होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस होगी, वॉल्केनो भी होगा, ठीक है। दैट क्वेक्स ऑफ हायर मैग्नीट्यूड दैट इज़ 8+ आर क्वाइट रेयर। 8+ से ज़्यादा नहीं होते। दे अकर वंस in 1 to 2 years, where those of tiny types occur almost every minute। छोटा मोटा टाइनी अर्थक्वेक होता रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगले क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को ख़त्म करके इस चैप्टर को हम श्री गणेश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। Hope you are all safe. Take care of yourself and your mental health, physical health, all types of health.